Dear students, very good morning to all. Welcome you all to BA Part First English Literature class. Today we are going to discuss Henry Vaughan and his poem The Retreat. Henry Vaughan was born in 1622 and he was educated at Oxford. He studied law and finally became a physician practicing in his native Wales. Henry Vaughan is known as one of the metaphysical poets. Metaphysical poets are those which practiced writing during the 17th century, and they were talking about something that is metaphysical. Meta means beyond, physical means physical world. So whatever is beyond the physical world, they are talking about that only. Their poems are known for their conceit, unconventionality, colloquialism, abrupt beginning, hyperbolic expressions, wit, and intelligence. They at times show unification of sensibility in their writings and objective correlative as well. They were not regarded as great poets during their lifetime, but it was only after T.S. Eliot, the 20th century writer, wrote an essay on metaphysical poets. Later, he reflected that how great, how original these writers were. And then in the 20th century, they started getting popularity. So Henry Vaughan is amongst those metaphysical writers. Henry Vaughan was a deeply religious poet. He called himself a disciple of George Herbert. He certainly belongs to the group what we have called the metaphysical poets. His poems are full of fine fancy and strong religious feelings. If we talk about this present poem, Retreat, this also talks about his religious feelings. Other poems are The World and Beyond the Veil. He was a mystic poet as well, and his poems reflect sacred rather than secular verse. He is at times compared with his contemporary writer Crashaw, but like Crashaw, he is not having the considerable gift of fantasy that is used for decorating his serious muse. यदि हम बात करें हेनरी वॉन की, तो इनका जन्म 1622 ईस्वी में हुआ था. ये एक मेटाफिजिकल पोइट हैं. इनकी एजुकेशन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई. इसके बाद वहाँ उन्होंने लॉ की स्टडी की, लेकिन बाद में ये फिजिशियन बन गए और अपने नेटिव प्लेस जो कि वेल्स था वहाँ पर इन्होंने अपनी एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस की थी. मेटाफिजिकल पोइट्स 17th सेंचुरी राइटर्स हैं जो कि इस संसार से इतर जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं. इनकी पोइट्री में आपको कंसीट यानी फारफेस्ट इमेजरी जिसे हम कह सकते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और जिसके लिए मैं हैंडआउट भी आपको दे चुकी हूँ. इमेजरी एक ऐसी इमेजेस यूज करते हैं, उपमाएं कह सकते हो, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार जो होते हैं जिनमें जो सामने बिठाया जाता है दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में, वो ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड परसेप्शन होता है. इसीलिए फारफेस्ट कहा गया है उसको, कंसीट. ठीक है, फैंसीफुल थिंग्स वी कैन से. उसके अलावा एब्रप्ट बिगनिंग यानी अचानक से पोयम स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच में बात चल रही है. कोलोकियलिज्म है, कन्वर्सेशनल क्वालिटी है इनकी पोएम्स में. हाइपरबोलिक एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं. इसके साथ ही विट इनकी पोएम्स में देखने को मिलती है. बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, ओरिजिनलिटी है, अनकन्वेंशनलिटी है इनकी पोएम में, यानी कन्वेंशन से हट के बात करते हैं ये. ठीक है, इसके अलावा ये जो राइटर्स हैं ये रिलीजियस पोएम्स ज़्यादातर लिखते हैं और हेनरी वॉन ने भी रिलीजियस पोएम्स लिखी हैं और इन्हें डीपली रिलीजियस पोएट कहा जाता है. और ये अपने आपको जॉर्ज हर्बर्ट जो कि इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे उनका डिसाइपल कहते हैं, अपने आप को अनुयायी कहते हैं उनका. इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं जिनमें की रिलीजियस फीलिंग्स रिफ्लेक्ट की हैं, उनमें से रिट्रीट एक है जिसको आज हम पढ़ेंगे. द वर्ल्ड भी इनकी एक दूसरी पोएम है, बियॉन्ड द व्हील. ये सारी पोएम्स इनकी रिलीजियस पोएम्स के नाम से जानी जाती हैं. इसके साथ ही एक मिस्टिक
पोइट भी थे। मिस्टिक कौन होता है? जो कि मिस्ट्री के बारे में बात करता है, रहस्यमयी जिसकी बातें होती हैं, जिसकी बातों को समझने के लिए बहुत फिलोसफिकल होना पड़ता है, ऐसी इनकी राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। बहुत से लोग इनको क्रेशो से भी कंपेयर करते हैं, जो कि खुद एक रहस्यवादी पोइट थे, लेकिन इनकी पोएम में इतना वेट नहीं है, इनकी पोएम उतनी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई हैं जितनी कि क्रेशो की हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रेजेंट पोएम हेनरी बॉन्स द रिट्रीट। रिट्रीट पोएम की बात करें तो हेनरी बॉन की बेस्ट पोएम है ये, और ये ऐसी पोएम है जो कि पालग्रेवर्स एक गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, एक कंपाइलेशन था पालग्रेव के द्वारा लिखा गया था, जो उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। हेनरी बॉन बहुत ही धार्मिक कवि हैं। इनकी पोएम जो है वो इस चीज़ के लिए दुख मनाती है कि उन्होंने इनोसेंस जो होती है हमारी चाइल्डहुड में, उसको गवा दिया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये हमेशा ईश्वर के कांटेक्ट में रहें। जैसे एक बच्चा जो होता है ना, उसे ईश्वर का रूप कहा जाता है, और हम जब इस जीवन में आते हैं उससे पहले भी हम कहाँ रहते हैं? हम एक आत्मा के रूप में ईश्वर के साथ ही तो ईश्वर के सानिध्य में निवास करते हैं। तो वो चाहता है कि क्योंकि इस संसार में आने के बाद हम सांसारिक मोह माया में जकड़ जाते हैं, तो राइटर क्या चाहता है कि ही वॉन्ट्स टू गो बैक। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? टू गो बैक। तो वो वापस कहाँ जाना चाहता है? जन्म से पहले जहाँ वो रिसाइड करता था, ईश्वर के साथ, ईश्वर के सानिध्य में हमेशा के लिए रहना चाहता है। तो ये पोएम ईश्वर के प्रति उसके अगाध प्रेम को रिफ्लेक्ट करती है, और रिट्रीट जैसा कि टाइटल इंडिकेट करता है, वो वापस जाना चाहता है ईश्वर के सानिध्य में। ठीक है, सो इफ वी से दैट दिस पोएम इज डीपली रिलीजियस and Retreat is the best known poem of Henry Bone. This is the only poem which was included in Palgrave's golden treasury of songs and lyrics. Henry Vaughan was a deeply religious poet. In this poem, he regrets the loss of the innocence of childhood, when life was lived in close communion with God, and even before birth, we were residing in the close community of God. Unlike most men who long to go forward, he longs to retreat to the blessed life he knew before birth. And there are certain writers who say that if we talk about Wordsworth's poem, Ode on Intimations of Immortality, this poem was influenced by Henry Bone's poem. वर्ड्सवर्थ जो कि 18th सेंचुरी राइटर है, रोमांटिक राइटर है, उसने एक पोएम लिखी है ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी। ये पोएम भी हेनरी बॉन की पोएम से इंस्पायर थी। सो लेट अस कम टू द पोएम इटसेल्फ। Happy those early days when I shined in my angel infancy before I understood this place appointed for my second race or taught my soul to fancy aught but a white celestial thought। ओपनिंग लाइन्स में ही राइटर पूरा उसका जो भाव है, रिलीजियोसिटी है उसका क्लोज कम्युनियन में रहने का भाव जो है ईश्वर के साथ, वो रिफ्लेक्ट करता है। सो रिट्रीट, आई वॉन्ट टू गो बैक। कहाँ? हैप्पी दोज अर्ली डेज। हैप्पी दोज अर्ली डेज, अर्ली डेज मीन्स व्हेन आई केम इनटू दिस वर्ल्ड, व्हेन आई वाज बोर्न ऑन दिस अर्थ। बिफोर दैट माई डेज वर वेरी हैप्पी। When I shined in my angel infancy, when I was just a child। shined एक्चुअली ओल्ड फॉर्म है पास्ट टेंस शाइन का, लेकिन आजकल मॉडर्न ग्रामर में हम इसको शोन कहते हैं सेकंड फॉर्म में। When I here refer to the poet himself। When I shined in my angel infancy। Angel infancy, my infant days, when I was just a child, when I shone like an angel। हम कहते हैं ना ईश्वर के रूप होते हैं बच्चे, तो मैं भी एक ईश्वर का प्रतिरूप था, उनका एंजल था, उनका मैसेंजर था इस वर्ल्ड में। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस द अर्थ ऑन विच आई एम लिविंग नाउ। इस संसार में जिसमें मैं रह रहा हूँ, इस संसार को मैंने जब समझा, उससे पहले मैं क्या था? एक एंजल के समान था, एक देवदूत के समान था। मेरा जीवन प्रकाशमान था। आई वॉज एनलाइटेंड लाइक एन एंजल appointed for my second race। Second race means this world where he is destined to live a second life, because he says that his first life was the life before birth।
that was in close communion with God in heaven. So before I understood this place, before I came onto this earth, appointed for my second race, the second inning of my life was started on this earth, or taught my soul to fancy aught but a wide celestial thought. Before that, I was living in close communion with God, or taught my soul to fancy aught but a wide celestial thought. I always remind my soul that what I used to be during my infancy. I was just an angelic figure before I came onto this earth, and after my birth as well. When I was just a child, I was having all the qualities of an angel. I was innocent like an angel. I remind this factor to my soul time and again that I am a white celestial thought. I always keep on thinking about celestial yani heavenly beings, heavenly thought I have to harbor in my heart. So the poet says that he was very happy in his life when in heaven before coming to this earth. When he was an infant, he still was sinless. He has not committed any sins. He was innocent. He remembered that happy life. He had not yet understood the wage of this world where he is destined to live a second life, the first being the life before birth in heaven. He had only the thoughts of heaven and the happy life there in his very early days. So, इस पोएम में कवि कहता है कि पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में उसका जीवन जो था वो बहुत सुखद था। इस पृथ्वी पर जब वह छोटा सा बालक था तो उसमें पाप का अंश मात्र भी नहीं था। वो इनोसेंट था, अज्ञानी था। उसे अपना जीवन उस समय सुखद लगता था और वो याद आता है उसने अभी तक इस संसार के तरीकों को भी नहीं समझा था। इस संसार में उसे अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरा जीवन है वो। इसके लिए उसका पहला जीवन जन्म से पूर्व के समय का था जो कि उसने ईश्वर के सानिध्य में स्वर्ग में बिताया है। तो वह उन्हीं दिनों की याद करते हुए वो चाहता है कि संसार में रहते हुए भी वो सांसारिक मोह माया में ना जकड़ा रहे बल्कि अध्यात्म में अपना समय व्यतीत करे। वो कह रहा है कि आई टॉट माई सोल टू फैंसी ऑट, आई इमेजिन टाइम एंड अगेन that I am still living in the close communion of God. मैं अभी भी ईश्वर के सानिध्य में रह रहा हूँ और मेरी आत्मा जो है वो अभी भी उतनी ही प्योर है, उतनी ही इनोसेंट है जैसी कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, जब मेरे जन्म से पूर्व जब मैं ईश्वर के साथ निवास कर रहा था उस समय हुआ करती थी। Thank you all for today and the remaining part of this poem we will complete tomorrow.